नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून आईएसबीटी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में यात्रियों को सहूलियत प्रदान करने के लिए 130 बसों को जो है हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया और इन सभी 130 बसों का उत्तराखंड के तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में संचालन किया जाएगा, जिससे कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परिवहन में खासी सहूलियत भी मिल सके। आपको बता दें कि परिवहन विभाग द्वारा लंबे समय से इन बसों की मांग राज्य सरकार से की गई थी। इन बसों से जहां एक तरफ रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनमानस कम बजट में बेहतर सुविधाएं भी पा सकेंगे। तो 130 नई बसों का लोकार्पण किया है, शुभारंभ किया है, हरी झंडी दिखाकर सीएम ने झंडी दिखाकर जो है इनको रवाना किया है और कहीं न कहीं ये बेहतर सुविधा की तरफ जो है एक नया कदम। 130 नई बसों का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर सीएम ने बसों को रवाना किया। 130 नई बसें आज जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर जिनकी संचालन सेवा का उद्घाटन किया है, इन बसों के आने के बाद लगभग निगम के पास 1600 बसें हो जाएंगी। ये बसें नई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस बसें हैं, BS6 मानकों वाली बसें हैं, तो ये पॉल्यूशन भी बहुत कम करती हैं। और इन बसों का जो मुख्यतः प्रयोग है वो पहाड़ी जिलों और पहाड़ी स्टेशनों को दिल्ली से जोड़ने के लिए होगा, क्योंकि जो पहाड़ के लोग हैं वो बड़ी संख्या में दिल्ली जाते हैं, तो उनकी जो यात्रा को, लंबी यात्रा को सुखदायक और सरल बनाने के दृष्टिगत इन बसों का प्रयोग किया जाएगा। ये बसें केवल मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पहाड़ के लगभग अधिकतर जिलों में इनसे सेवा दी जाएंगी। देखिए, हमारा संकल्प है, हमारी प्रतिबद्धता है कि समाज के हर व्यक्ति को, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को सुविधाएं मिले, विकास पहुंचे उन तक। आज उसी कड़ी में जो 130 बसें हैं, उत्तराखंड के जनमानस को और उत्तराखंड के अंदर आने वाले प्रदेश के सभी लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो, आवागमन के लिए अच्छा साधन हो मिले। ये बसें निरंतर रूप से उस दिशा में बहुत बड़ा हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी आने वाले समय में। इससे हमारी आर्थिकी को भी प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों को सुविधा भी मिलेगी और उनका सफर भी आसान होगा। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है। तो बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी घोषित। पूर्व विधायक मनोज रावत को दिया गया कांग्रेस ने टिकट और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मनोज रावत। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लंबे समय से मनोज रावत के नाम की थी चर्चा और उनको टिकट दे दी है और पर्यवेक्षकों ने हाईकमान को ये नाम भेजे थे। सर्वे के बाद भेजा गया था नाम। हाईकमान ने जो है मनोज रावत पर मोहर लगाई है। 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव होना है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जो है इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम का ऐलान हो गया है। पर्यवेक्षकों ने हाईकमान को कुछ नाम भेजे थे सर्वे के बाद और कांग्रेस हाईकमान ने मनोज रावत के नाम पर मोहर लगाई है। 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव होना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सर्वे के बाद भेजा गया था नाम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मनोज रावत। लंबे समय से मनोज रावत के नाम पर चर्चा जोरों पर थी और कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान जो है हो गया है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जो है मनोज रावत को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा गया है। हाईकमान ने यह फैसला लिया है। सर्वे के बाद जो है नाम भेजे गए थे, जिसमें कि हाईकमान ने मनोज रावत पर दांव लगाया है।
साल के बहुउद्देशीय हॉल में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया और महोत्सव का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने किया है। जिला युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से युवा महोत्सव में हर ब्लॉक के नव युवक मंगल दल और स्कूली बच्चों की ओर से प्रतिभाग किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से प्रतिभागियों को आगे बढ़ने का जो है मौका मिलता है। तो जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है और पंचायत अध्यक्ष ने इसका शुभारंभ किया। स्कूली बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। तो जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन जिसमें कि स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही पंचायत अध्यक्ष ने इसका शुभारंभ किया। पूरे देश में मनाया जाता है, सिर्फ उत्तराखंड का पर्व नहीं है, पूरे देश का पर्व है। और ये स्टार्ट होता है ब्लॉक लेवल से, खंड विकास स्तर है वहाँ पहले किया जाता है, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उसके बाद ये स्टेट लेवल पे होता है। स्टेट के जो विजेता होते हैं वो फाइनली पहुँचते हैं सेंटर या कहीं भी जहाँ पर भी ये हर साल अलग अलग वेन्यू भी हो सकता है। नेशनल लेवल पे ये मनाया जाता है जहाँ पर हर स्टेट की रिप्रेजेंटेशन पहुँचती है। इस जो महोत्सव है, इस महोत्सव का मेन एम ये होता है कि जो कला और संस्कृति है हमारी, जो कल्चरल, चाहे आप उसे नाच कहें, चाहे गाना कहें, नाट्य कहें, नाटक कहें, पोएट्री कहें, डेक्लामेशन कहें, भाषण प्रतियोगिता कहें, लेखन कहें, लेखन कहें, जितने भी तरह के हमारे कला और सांस्कृतिक जो ये एस्पेक्ट्स हैं उन सबको प्रमोट करने के लिए और वो भारत के जितने भी सांस्कृतिक एस्पेक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने, उजागर करने के लिए। उधर हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन को बड़ी राहत मिली है। कालू सिद्धि मंदिर को शिफ्ट करने के लिए आम सहमति बना ली गई है। जिला प्रशासन और मंदिर के महंत कालूगिरी महाराज के साथ हुई वार्ता के बाद आम सहमति बना ली गई है। प्रशासन ने कहा है कि कालू सिद्ध मंदिर के बगल में ही शिफ्ट किया जाएगा और 12 मीटर सड़क चौड़ीकरण, साथ ही फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण चौराहे पर भी होना है, जिसको देखकर अब आम सहमति बना ली गई है। जल्द ही मंदिर शिफ्टिंग का कार्य शुरू होगा। सड़क चौड़ीकरण को लेकर जो है ये पूरा मामला है, जहां पर प्रशासन को राहत मिली है और आम सहमति के बाद में, चर्चा के बाद में मंदिर को शिफ्ट करने पर सहमति बनी। सड़क चौड़ीकरण का ये पूरा मामला है। तस्वीर में आप देखिए कि जो मंदिर है उसको जो है शिफ्ट करने की कवायद काफी पहले से चल रही थी, जिसके बाद जो है चर्चाओं का दौर हुआ, चर्चाएं हुई प्रशासन के साथ में और आखिरकार आम सहमति के बाद जो है मंदिर को शिफ्ट करने पर सहमति हो गई है। बैठक हो गई है, उस पर एक आम सहमति बन गई है। हम लोग अब यहाँ पर मंदिर को जो हमारा करीब यहाँ से 12 मीटर है, फिर हमने यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज को भी प्रपोज किया हुआ है। उसके हिसाब से एक मार्किंग करते हुए अब इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। जो शहर के चौड़ीकरण के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था यहाँ पर, और इस पर शुक्र है कि सभी लोगों ने आम सहमति बना ली है। यह हर्ष का विषय है कि चौड़ीकरण में सभी लोग साथ दे रहे हैं। हम सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। हाँ सर, ये प्रशासन से ये सहमति बनी है, जगत के हित के लिए। वो कह रहे रोड चाहिए सर चौड़ी, हाँ सर, उसके लिए फिर हमने भी कहा फिर रोड तो जगत के लिए ही है, सभी चलेंगे उसमें, है जी। इसीलिए हम भी मान गए हैं कि ये मंदिर की जगह दे रहे हैं आपकी इधर,
शिफ्ट कर देंगे। हमने कहा चलो भगवान का कार्य है, सरकार का काम है, इसको हम रोक नहीं सकते, बड़ा काम है ना। किधर शिफ्ट होगा? ये अपना बाजार के इधर, या अब ये जगह दे दी है सर इन्होंने, इसके इधर आपका मंदिर, ये दर्शन होंगे फिर यहाँ पे। शासन की बातों से संतुष्ट हो आप, सहमत हो? अब ये बना के दे देंगे ना, संतुष्ट है, सहमत है भगवान। हाँ तो बढ़िया है, फिर तो सही है, वरना परेशान करें तो अच्छी बात नहीं है। देखिए, जो हमारे हल्द्वानी शहर में विभिन्न जंक्शन के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, इसके अलावा मंगल पड़ाव से रोडवेज का जो स्ट्रेच है, जो सबसे बड़ा बोटलनेक है, इसमें एक पवित्र धार्मिक स्थान जो कालोसिद्ध मंदिर है, इसकी बहुत पौराणिक मान्यता भी है और लोगों में बड़ा आस्था का केंद्र भी है। तो जिला प्रशासन विगत कई समय से मंदिर समिति के लोगों के संपर्क में था और उनसे वार्ता हुई है। बाबा जी आए हैं बरेली से और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में उन्होंने अपनी सहमति दी है कि इसको आस्था को देखते हुए, यहाँ के श्रद्धालुओं की इसमें आस्था को देखते हुए और पौराणिक महत्व को देखते हुए इसको वो यहाँ पर बगल में ही जो हम लोग ज़मीन उपलब्ध करा रहे हैं, यहाँ पर रिलोकेट किया जाएगा। उत्तरकाशी में जड़ाव पिलिंग के पास शनिवार को एक जेसीबी अनियंत्रित होकर मार्ग से नीचे पलट गई और हादसे में एक जेसीबी ऑपरेटर उसमें फंसा रहा, जिसकी सूचना पर एसडीआरएफ को दी गई और सूचना के बाद में टीम मौके पर पहुंची और करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद में जेसीबी की कटिंग करके ऑपरेटर को सकुशल बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद ऑपरेटर को स्ट्रेचर की मदद से मुख्य मार्ग तक पहुंचाया गया, जहां पर अस्पताल में उसको एडमिट कराया गया है। देख सकते हैं कि मार्ग से नीचे जिस तरीके से अनियंत्रित होकर जेसीबी पलट गई और उसके भीतर जो है जेसीबी के ऑपरेटर जो है उसमें फंसा रहा। एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई और एसडीआरएफ की टीम जो है मौके पर पहुंची। किसी तरह से जो है जेसीबी को कटिंग कर जो है ऑपरेटर को बाहर निकाला गया और स्ट्रेचर की मदद से उसको अस्पताल में एडमिट किया गया। उधर दिवाली के उत्साह के बीच देहरादून को मित्र पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 6 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन और 1,01,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। बता दें कि देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि पटेल नगर क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टेबाजी की शिकायत आ रही थी, जिसे लेकर जब क्षेत्राधिकारी की तरफ से तलाशी ली गई तो उनके पास से जो है तकरीबन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लैपटॉप सहित मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। लैपटॉप सहित मोबाइल बरामद हुआ है और ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उनसे 1,01,000 रुपए नकदी भी बरामद की है। हाँ, इसमें चूंकि दिवाली का त्योहार आ रहा है, काफी सारा ये शिकायत आ रही थी कि अब जो है ऑनलाइन सट्टे पर एक जगह पटेल नगर में शिकायत थी कि वहां पर ये संचालित हो रहा है, जिसमें बाहर के काफी लोग आके रुके हुए हैं। इसकी सूचना पर जो है क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में तलाशी ली गई तो वहां पर पाया गया कि जो है विन i20 ऐप करके एक बनाया गया था, जिसके माध्यम से विभिन्न कस्टमरों को ऑनलाइन जोड़ा गया था और इसके माध्यम से वो अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से उनको आईडी क्रिएट करते थे और ऑनलाइन पैसा जो है जमा होता। इसमें कुछ अकाउंट नंबर भी पता चले हैं जिसमें सट्टे की राशि जो खेलने की जो राशि थी वो अकाउंटों में जमा हो रही थी, उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। उधर देहरादून में फलों की सही तरह से पैकेजिंग करने के लिए काश्तकारों और किसानों के लिए जिला उद्यान विभाग ने कॉरुगेटेड बॉक्स वितरित किए हैं। बता दें कि देहरादून के जिला उद्यान अधिकारी MP शाही ने कहा कि इस बार हमने जिले में कुल 1,10,000 कॉरुगेटेड बॉक्स वितरित किए गए हैं और जिसमें से मुख्य रूप से चक्राता, कालसी, विकासनगर और सहसपुर शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की तरफ से अब प्लास्टिक कोटेड कॉरुगेटेड बॉक्स की मांग आ रही है, जिस पर उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने संज्ञान लेते हुए आम, लीची और
सेब की अगली फसल के लिए प्लास्टिक कोटेड कॉरुगेटेड बॉक्स देने का निर्णय लिया है। तो जिला उद्यान अधिकारी का बयान आया है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि कॉरुगेटेड बॉक्स जो है किसानों को और व्यापारियों को उपलब्ध कराने की कवायद यहां पर चल रही है। देखिए, अभी हम लोग कॉरुगेटेड बॉक्स का जो सप्लाई किए थे, इस जिले में लगभग 1,10,000 कॉरुगेटेड बॉक्स हमने सप्लाई किया है, जो चक्राता और कालसी ब्लॉक में किया, और कुछ हमारे आम के बेल्ट हैं जो हमारे विकासनगर सहसपुर और इसमें भी हमने वो किया है। लेकिन अब चूंकि युग दूसरे तरफ बढ़ रहा है, खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री धामी द्वारा सैनिक विद्यालय घोड़ाखाल के वार्षिक समारोह का वर्चुअल माध्यम से संबोधन किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सैनिक विद्यालय में प्रशिक्षण और खेल अवस्थापना से जुड़ी हुई 2 घोषणाएं की हैं और उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल में सिंथेटिक ट्रैक युक्त स्टेडियम बनाया जाएगा और कृत्रिम घास युक्त फुटबॉल मैदान का निर्माण जो है किया जाएगा। विद्यालय द्वारा 10वीं बार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में सर्वाधिक प्रविष्टियां देने का रिकॉर्ड बनाने और 10वीं बार रक्षा मंत्री ट्रॉफी जीतने के लिए मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक विद्यालय राष्ट्र और समाज के कर्मठ, लगनशील, अनुशासित और दृढ़ संकल्पित नागरिक तैयार करता है। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बहुत से लोग आज देश की सेना में और अन्य क्षेत्र में उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के सभी हमारे शिक्षकगण, प्रधानाचार्य जी, अभिभावकगण और अतिथिगण और हमारे सभी प्यारे कैडेट्स एवं सभी विद्यार्थियों का मैं आज इस वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। अच्छा होता कि मैं आपके गौरवशाली विद्यालय परिसर में उपस्थित होकर आज के इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बनता, परंतु प्रशासनिक एवं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण से यह संभव नहीं हो पाया। इसलिए आज मैं आप सभी से इस वर्चुअल माध्यम से जुड़कर आप सभी को वार्षिक उत्सव की बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। खबर देहरादून से है, जहां न्यायालय में उत्तराखंड सरकार से जुड़े तमाम मामलों में बेहतर पैरवी न होने पर कई बार सरकार और शासन को परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित तमाम विषयों पर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े तमाम विषयों में ठोस पैरवी की जाए। सीएम धामी ने कहा कि न्यायालयों से संबंधित मामलों की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। साथ ही राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों पर मजबूती के साथ पैरवी की जाए और साथ ही राज्य की विकास यात्रा में सबको सहयात्री बनकर कार्य करना है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के जनहित से जुड़े तमाम विषयों पर बेहतर पैरवी के लिए शासन और सरकारी अधिवक्ताओं के बीच में नियमित समन्वय होना आवश्यक है। राज्य के पुनर्गठन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं।
इस बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच चले आ रहे परिसंपत्तियों के बंटवारे मामले में चर्चाएं की गई हैं और बैठक में सहकारिता विभाग के अंतर्गत ये पाया गया कि उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड को लगभग 10 करोड़ 44 लाख रुपए की धनराशि देय है, जबकि उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश को लगभग 3 करोड़ 33 लाख की धनराशि देय है, जिस हेतु दोनों राज्य में सहमति बनी है। इसको लेकर मंत्री ने कहा कि ऊर्जा से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम उत्तराखंड जो हमारा राज्य है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और तब से हमारे यहाँ कुछ परिसंपत्तियों के बंटवारों को लेके लगातार हम लोग बातचीत करते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों योगी जी के जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ बातचीत की थी, कुछ मामले शॉर्ट आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी हमारे यहाँ कुछ विषय ऐसे हैं कि जिसको अभी निस्तारित करना बाकी है। जब पिछली बार मैंने एक मीटिंग ली थी, आपको भी सबको जानकारी है, वन विभाग का कुछ पैसा हमारा पेंडिंग है, कुछ सिंचाई बाकी जमीनें हमारी वहाँ पे ऐसी हैं कि जिसको मैंने कहा था इसको और पुनर्जीवित आप करिए। उत्तराखंड राज्य की 4 ज्वलंत प्रमुख समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर लगातार बिगाड़े जा रहे सांप्रदायिक सौहार्द समेत अन्य मसले उठाए हैं और सूर्यकांत धस्माना ने छात्र संघ चुनाव, उपनल कर्मचारियों और अशासकीय साथ ही अशासकीय महाविद्यालय से जुड़े मुद्दे के हल की मांग की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि वे पूरे राज्य के सीएम हैं और राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है, परंतु कुछ महीनों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में कुछ शरारती तत्व प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में लगे हैं। इसके साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देहरादून के मामलों का जिक्र करते हुए धस्माना ने सीएम से आग्रह किया कि वे राज्य के प्रशासन और पुलिस को ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दें। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। इमरजेंसी में हमको एडमिट करना पड़ा। इसी प्रकार से हमारे युवक कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव सुमित खन्ना, उनके भाई कल सुबह 5 बजे से इमरजेंसी में हैं दिल्ली में। अभी तक उनको आईसीयू नहीं मिल पाया, उनको आईसीयू की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जॉली ग्रांट में 50 मीटिंग चल रही है आईसीयू के लिए। इमरजेंसी में जो लोग भर्ती हैं और जनरल वार्ड में जो गंभीर पेशेंट्स हैं उनको आईसीयू चाहिए, उनको आईसीयू नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation